दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्न आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी क्लास 7। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 देख रहे हैं आवर चेंजिंग अर्थ। देखिए हर चीज़ परिवर्तन होता रहता है, हर चीज़ में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अर्थ में भी चेंज होता रहता है। देखिए जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल अगर करेंगे, अर्थ गोलाकार है, ग्लियोइड शेप का है। ठीक है, उसके सबसे ऊपर वाला परत जो है वो होता है लिथोस्फीयर। लिथ का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, लिथ का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, स्टोन इज जिसको हम कहते हैं ना पैलियोलिथिक, ये लिथिक। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो है ये जो परत है वो कई प्लेटों से लेकर बनी हुई है। ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा नहीं कि साइज ऐसा ऐसे करके बना हुआ है, वो इस तरह से रैपिडली। ठीक है, तो कई सारे लेयर्स में बना हुआ है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एक एक प्लेट को कहेंगे हम लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, ऊपर वाला परत बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है और इसमें ना हल्का हल्का मूवमेंट होता रहता है, स्मॉल मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें हल्का हल्का मूवमेंट होता रहता है जो कि इसको डिस्प्लेस करता रहता है। ठीक है, इसी कारण कई सारे मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसी मूवमेंट को जो पृथ्वी पर क्रिएट होता है वो दो एनर्जी से क्रिएट होता है। पहला एनर्जी है, पहला फोर्स है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। अब बात आती है एंडोजेनिक फोर्स क्या है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है। ठीक है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सोजेनिक। जो चेंज होता है दो तरह से चेंज होता है। पृथ्वी के अंदर से अगर कोई हरकत हो उसको एंडोजेनिक फोर्स से चेंज कहेंगे, अगर पृथ्वी की सतह से कोई हरकत हो उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। चेंज जो है वो दो तरह से पृथ्वी पर हो सकता है। ठीक है, एंडोजेनिक मतलब मूवमेंट ऑफ द मैग्मा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ बोला गया है, तो मैग्मा जो है जो इनसाइड है वो सर्कुलर मूवमेंट में हमेशा मूव करता रहता है ऐसे, तो इसको हम कहेंगे एंडोजेनिक मूवमेंट। ठीक है, जो कि पृथ्वी के अंदर हो रहा है। और दूसरा है एक्सोजेनिक। ठीक है, बाहर से कोई अगर मृदा अपर्दन है, ये है वो है, तो ये हो गया हमारा एक्सोजेनिक जो बाहर से हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए अर्थ मूवमेंट दो तरह से होता है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स है। अब एंडोजेनिक फोर्स दो तरह का होता है, सडन फोर्स और डायस्ट्रोफिक फोर्स। सडन फोर्स का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई मूवमेंट अंदर हुआ और भूकंप आ गया, उस तरह से। ठीक है, वो होता है सडन फोर्स। ठीक है, डायस्ट्रोफिक फोर्स का मतलब क्या है, वो हल्के से होता है। ठीक है, दूसरी तरह से होता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे डायस्ट्रोफिक फोर्स। जैसे कि सडन मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक होगा, वोल्केनो होगा, लैंडस्लाइड होगा। ठीक है, इस तरह से चीजों से इसको हम सडन फोर्स से ये सब चीजें होती है। बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है, धीरे धीरे जो मूवमेंट होता है, अगर हल्का हल्का यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट हुआ तो एक छोटी सी चीज यहाँ से गिर के यहाँ आ जाएगी। ठीक है, फिर से हुआ, फिर से यहाँ आ जाएगी, तो इस तरह से एक माउंटेन बना देगी, तो बिल्डिंग माउंटेन्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से काम करती है डायस्ट्रोफिक फोर्स, हल्का हल्का। ठीक है, कभी कभार, ठीक है, झटका जैसा। अब एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, जो बाहर से जो फोर्स होता है, जैसे इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स। ठीक है, इरोजनल मतलब क्या, बाहर से कौन को क्या किस तरह से फोर्स काम करेगी। एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक वाटर, एयर, ठीक है, इस तरह से बाहर से क्लाइमेट, ये सब चीजें क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर अच्छे से हम लोग इसको समझे तो ये होता है कि क्लाइमेट की वजह से कई बार क्या होता है, जैसे ये बड़ा सा पहाड़ है, क्लाइमेट की वजह से यहाँ से इरोजन होकर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये इरोजन भी हुआ है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है डिपोजिशन भी होता है, जैसे यहाँ पर ये डिपोजिट हो गया, छोटे छोटे माउंटेन्स बना दिए। ठीक है, तो इरोजन भी मतलब दो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे। इरोजन का मतलब है कि अपर्दन, ठीक है, और डिपोजिशन का मतलब है बैठे जाना, कहीं पर जम जाना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, रिवर होता है, विंड होता है, सी वेव से, ग्लेशियर्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट एट अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस। ठीक है, जैसे इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है वही। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम आगे बढ़ के देखें, ये वोल्केनो का मतलब आपको पता है, व्हेन मोल्टेन मैग्मा, ठीक है, कम्स आउट सडनली इज नोन एज द वोल्केनो। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसमें थोड़ा सा मिटा देते हैं। आगे चल के अगर आप जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे
हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक इंटरनल ब्रांचेस बनती है, ठीक है, ये इसमें, ठीक है। तो वो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये है मैग्मा चैम्बर जहाँ पे मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, और इसको कहते हैं मेंटल, ठीक है। और ये है क्रस्ट, हमारा जो पृथ्वी का क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या, यहाँ से बुडूम से ऊपर आता है, ठीक है। ऊपर आके क्या करता है, ये तो मतलब इनफाइनाइट नहीं चली जाएगी ना, तो कहीं जाके ये मुड़ जाएगी इस तरह से, है कि नहीं, समझ रहे दोस्तों। तो ये मुड़ती है, इस तरफ मुड़े, इस तरफ मुड़े, चारों तरफ मुड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्शन में, ये 4D डायरेक्शन में मुड़ता है, ठीक है। तो ये इंटरनल चेयर्स हैं, चैम्बर्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे होता है ना इंटरनल चैम्बर, पिछली बार पढ़ा था हमने। तो ये वो है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देंगे तो अच्छा लगेगा, शायद आपको समझ में भी आ जाएगा ढंग से। चलिए ये देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनल चैम्बर्स है। यहाँ पे 2 बताया गया है, इस तरह से कई सारे हो सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये उसका मेन चैनल है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसा आ रखा है और ये यहाँ से ऐसा आ रखा है, ठीक है। तो ये होता है लावा जो यहाँ से निकलता है, वोल्केनो से जो निकलता है मोल्टन वाला पार्ट, ठीक है, वो होता है लावा, ठीक है। और ये होता है वेंट्स, ठीक है, ये होते हैं वेंट्स जैसे ये वाले, ठीक है। और ये इसको कहते हैं क्रैटर, जहाँ से वो निकलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये एक्सो और एंडो तो आपको पता ही है, इनसाइड आउटसाइड, इसको पिछली बार ही मैंने बताया था। सिमिलरली लिथोस्फीयर प्लेट क्या करता है, वो मूव करता है इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वाइब्रेशन कैन ट्रैवल, वाइब्रेशन में तो अर्थ को एक होता है कि नहीं दोस्तों। प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज नोन एज द फोकस पॉइंट, ठीक है। जहां से मूवमेंट, जिस पॉइंट से मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The plate on the surface above the focus is called the epicenter, ठीक है। आपको अगर बायोलॉजी में आपने देखा होगा, हमारा जो फूड पाइप है और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो दोनों एक जैसे, मतलब एक ही जगह पर, एक ही यहाँ पे काम करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर एक एपिग्लोटिस होता है, जब यहाँ से आता है तो ये खुल जाता है, फिर जब यहाँ से जाना होता है तो इसको ये बंद कर देता है, एपिग्लोटिस। ईपी मतलब ऊपर, है कि नहीं। और ग्लोटिस का मतलब होता है ग्लोटिस, जिस जगह पर वो है। तो यहाँ पे ईपी सेंटर, ये हो गया फोकस जहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ईपी मतलब ऊपर, उस प्लेट के ऊपर, इसको ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। वाइब्रेशन ट्रैवल, ये यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये ईपी सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर मतलब फोकस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से वाइब्रेशन शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे वाइब्रेशन शुरू हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रैक करता गया, तो इसके ऊपर जो है ये ईपी सेंटर है। ये है प्लेट की बाउंड्री, है कि नहीं। सिज्मिक वो मतलब, सिज्म का मतलब क्या होता है, ये मतलब भूकंप वाले वेव्स होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है। सिज्मोमीटर, वो एक बार पूछा गया था कई बार, मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी देखा है, हाउ यू कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ द ये अर्थक्वेक, दैट इज सिज्मोमीटर, ठीक है, सिज्मिक वेव्स, ठीक है। उसको नाप के हम उसकी संगीनता या फिर उसकी बारे में पता चलता है, अर्थक्वेक बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अर्थक्वेक हिट बूज, ये कई बार कई जगहों पे ऐसे तो हमने देखा ही है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत तोड़ फोड़, बहुत भयंकर होता है। 2012 में शायद अगर याद हो तो एक गुजरात में भी हुआ था, बहुत खतरनाक, 2002 या पर्टिकुलर मुझे याद नहीं आ रहा, बट गुजरात की जो हुई थी, आपको पता ही है, जो भूकंप बहुत जबरदस्त था, है कि नहीं। तो चलिए, अर्थक्वेक मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। छोटे छोटे जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे, नॉट ओनली यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, बट इतना डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो मशीन का नाम बताओ, ठीक है। बट कई एग्जाम्स में ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, तो एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस फेल्ट ओनली लिटिल, अगर 5 से ज्यादा हो गया कॉज डैमेज, ठीक है। 6 से ज्यादा हो गया, तो 7 से ज्यादा हो गया तो फिर पूछो ही मत, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं, अर्थक्वेक के प्रिपेयरनेस, अर्थक्वेक के लिए हम कैसे प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। सेफ स्पॉट, सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई देखिए, आप अगर किसी घर के अंदर है तो खुले जगह पे, खुले मैदान में आ जाइए, बचपन में ही सिखाया होगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे, क्लासरूम में है, किचन में है, कुछ भी है, आप डेस्क के नीचे चले जाइए, क्लासरूम में है तो डेस्क के नीचे चले जाइए, ठीक है। या फिर अगर घर पे है किसी, अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं बाहर, तो आप किसी टेबल के नीचे चले जाइए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कॉर्नर में चले जाइए, तो इस तरह से कहा गया
है। तो अगर आप स्टे अवे फ्रॉम, किस से दूर रहें, आग से, ठीक है, चिमनी विमनी से, विंडोज से, सैटर इंक्लूडिंग में। देखिए यहाँ पे तो कुछ चीजें बताया गया है, बट कोशिश करिए कि किसी भी ऊपरी चीज के नीचे ना रहें आप। जैसे कि आप सपोज आप किसी चिमनी के नीचे हैं, ठीक है, हो सकता है चिमनी गिर जाए आप पे, किसी पेड़ के बगल में है, हो सकता है पेड़ गिर जाए आप पे, है कि नहीं। तो इसलिए ये अवॉइड करिए। बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हमेशा इसको बी प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि जो आप जितना जानते हैं, हाउ मच यू नो, ठीक है, आप जितना जानते हैं उसी लेवल पे आप अवेयरनेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप भूकंप विशेषज्ञ तो है नहीं, तो लोग बोलेंगे अरे तुझे क्या पता, बट आपको जितना पता है आप उतना बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स। हमारे जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वोन अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। तो लैंड फॉर्म, एक लैंड मास अगर कहीं बनती है तो दो चीजों से बनेगी। सबसे पहले या तो वेदरिंग से बनेगी, हवा पानी इस तरह से आके कई सालों में एक चीज बनती है, एक लैंड मास तैयार होती है, या फिर इरोजन से, अगर पहाड़ी इलाका है यहां से आके इस तरह से यहाँ पे वो एक लैंडस्केप बना देती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता ही है वेदरिंग क्या होता है और इरोजन कैसे होता है, इसको बोलने की शायद मुझे नहीं जरूरत है, फिर भी एक अगर कंक्लूड करूं मैं, तो वेदरिंग है कई तरह से वेदर आते हैं। बारिश के मौसम आया, वहां पे बारिश हुई, यहाँ पर रिवर में आ गया पानी, कई जगह से आया तो मिट्टी भी साथ में आती है, बाली रेत सब कुछ साथ में आती है तो बना लेती है, ठीक है। गर्मी आया फिर ये सूख गया, फिर यहाँ पे कुछ चीजें बनी, फिर बारिश हुआ, फिर ये इस तरह से यहाँ पे बनती है, जिसको हम वेदरिंग कहेंगे, है कि नहीं। और दूसरी बात आती है इरोजन की। इरोजन में विंड, पानी, रिवर से आया, यहाँ से पानी लेकर आया गया, हवा से भी आ गया, तो इस तरह से आके एक लैंडफॉर्म बन जाती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि हम लोग कई सारे एजेंट्स की बात की, जिसमें हमने एक रिवर की बात की, विंड की बात की, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे रिवर की, नदी का काम क्या है लैंडफॉर्म बनाने में, ठीक है। रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at a steep angle over, ठीक है, very hard rock and the downstream valley forms a waterfall, ठीक है। जब कोई रिवर ऊपर से नीचे गिरती है ना तो कई सारे लेवल होके गिरती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, वाटरफॉल, झरना, ठीक है, वाटरफॉल कहते हैं इसको। जब वो गिरती है, ऊपर से गिरती है तो कई सारे स्टेप्स होके आती है कि नहीं। As the river enters the plain, it twists and turn forming large bend known as the meander। दोस्तों देखिए ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के 9th या 10th में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये मिएंडर वाला चीज आएगा, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये तो कई बार पूछा भी गया है, ऑक्सबो लेक कहाँ है, कौन सा बड़ा है, कई बार पूछा गया। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। देखिए दोस्तों, जब नदी ऊपर से आती है ऐसे गिर के, पहले से अगर बताएं, ऐसे गिर के जब नदी आती है, ठीक है, तो कई सारे स्टेप्स होके आती है इस तरह से, मतलब इस तरह से स्टेप नहीं होगी, पत्थरों की होगी इस तरह से, ठीक है। कई सारे स्टेप्स ऐसे ऐसे होकर वो आती है, तो आके यहाँ पे बनाती है झरना, है कि नहीं दोस्तों। तो जो ये बनाती है नदी बन के इस तरह से आएगी, है कि नहीं। अब नदी का रास्ता तो वो खुद ही तय करती है ना भैया, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी बनी बनाई हुई कुछ है, ऐसा नहीं है। तो ये जो जब नदी मुड़ती है, ये जो स्पेस यहाँ पे रह जाता है ना, जहाँ पे पानी नहीं होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो से मुड़ती है, जैसे सांप ऐसे चलता है तो कई सारे ढाऊ बनाता है, ये जो कोना वाला चीज है ना, एंगल, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिएंडर, ठीक है, मिएंडर कहते हैं। अगर पूछा तो मिएंडर क्या है, मिएंडर इज ए प्लेस इन विच द रिवर टेक्स टर्न, है कि नहीं, उसको हम कहेंगे मिएंडर। ये यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी रहते हैं क्योंकि पानी इस यहाँ से है, यहाँ से है, देखिए आप, तो ये एक क्या आइलैंड जैसा मतलब है, पेनिनसुला जैसा, तो तीनों तरफ से, तो ये यहाँ बहुत ज्यादा फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसको हम कहेंगे मिएंडर, ठीक है। ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन ऑफ द डिपोजिशन अलोंग विद द साइड ऑफ द meander, the end of the meander loop come closer and closer, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी मृदा अपरदन होता है, यहाँ पे भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत क्लोजली पैक हो जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर अगर हम बात करें, ड्यू टू कोर्स ऑफ द टाइम the meander loop cut off due to the river and form a cut off lake, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, ये हर जगह से इस तरह से आता रहता है कि नहीं, हर जगह से मिट्टी विट्टी आएगी, तो एक समय आएगा ना, ये यहाँ से कट जाएगा, ऐसे करके कट जाएगा, है कि नहीं,
तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। ठीक है, एक छोटा सा एक ह्रद बना देता है, एक छोटा सा नदी जैसा बना देता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑक्सबो। ऑक्स का मतलब होता है घोड़े का नाल। ठीक है, घोड़े का नाल आपने देखा हो ना, इस तरह से घोड़े की नाल होती है जिसको उसके नीचे ठोका जाता है ताकि वो ज़्यादा डिप्लीट ना करे। तो इस तरह से कुछ एक लेक बन जाता है जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इतना बस ये यहाँ पे ना लोअर क्लासेस में हमें ये बताया जाता है कि हम उस टर्मिनोलॉजी से एक्वेंटेड हो जाए, हमें कुछ नया ना लगे, है कि नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ऑल द टाइम ओवरफ्लो टैंक दिस लीड्स टू द फ्लडिंग। ठीक है, जब भी कभी किसी भी टैंकर में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किसी भी टैंकर में, यहाँ बोला जाता है अगर किसी भी टैंकर में पानी ज़्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक टैंकर है एक छोटा सा ये, ठीक है, यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो गया तो ये क्या होगा, अगर इसकी फ्लो बंद नहीं किया गया, जैसे आप शाम को आप पानी चढ़ाते हैं ना अपने घर के ऊपर के टैंकी को, अगर वहां पे ज्यादा हो जाता है तो वहां पे एक रेगुलेटेड होता है, पाइप से ऐसे नीचे गिरता है कि नहीं। बट अगर ये रेगुलेशन ना हो, आता रहे आता रहे आता रहे, तो इतना पानी आ जाएगा तो बगल के जगहों पे तो फ्लड हो जाएगा, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, है कि नहीं दोस्तों। तो ऐसे इसमें भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बाढ़ आ जाती है, नदी में बहुत ज्यादा ओवरफ्लो पानी हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है चारों तरफ। जब बाढ़ आ जाती है ये क्या करती है, जो मिट्टी होता है साथ में बाढ़ वो भी लेके आती है कि नहीं। उसको आसपास जो है वो जब पानी कम हो गया तो वो जो मिट्टी वो तो खत्म नहीं होगा, वो मिट्टी तो इवापोरेट हो गया, सॉरी पानी तो इवापोरेट हो गया भाई, है कि नहीं, सूरज से मिट्टी वहां रह जाती है कि नहीं, मिट्टी वहां रह जाती है। तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, दूसरी जगह से मिट्टी आके यहाँ डिपोजिट होगी, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नदी के आसपास की जगहों पे आप देखोगे बहुत ज्यादा पौधे पेड़ वेड़ नहीं रहते, बट मिट्टी और या रेत बहुत ज्यादा बढ़िया से रहता है कि नहीं, उसको कहते हैं लीव्स। ठीक है, लीव्स। एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि मतलब ये हैक है, इसको आप समझ सकते हो कि वो लेके आया बाढ़, फ्लड उसको लेके वहीं लीव कर गया, मतलब छोड़ गया, तो उसको कहेंगे हम लीव्स। ठीक है, तो रिवर ये जो है इस तरह से आगे चल के जाएगी इसमें, और इन सब का देखा। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है, इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कई बार क्या होता है, बड़े आसान हम उसमें फंस जाते हैं, हमें पता नहीं होता है। ठीक है, इसको जरूर से करिएगा, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ पे हमने ये तीसरा चैप्टर खत्म किया और नेक्स्ट हम दूसरे 4 चैप्टर पे आ जाएंगे कल को, तो मजा आएगा पढ़ने में और बहुत रैपिडली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।